नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात लॉकडाउन और उद्योग जगत की। मोदी सरकार को कोरोना संकट के खिलाफ लॉकडाउन को अपना सबसे बड़ा हथियार बता रही है। सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगी है, लेकिन इस लॉकडाउन को लेकर अब उद्योग जगत से आवाजें उठने लगी हैं। जाने माने उद्योगपति राजीव बजाज ने कहा है कि लॉकडाउन किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। राजीव बजाज ने कहा है कि समस्या कोरोना वायरस से शुरू हुई थी, लेकिन सरकार के कदमों ने इस संकट को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जिस तरीके से लागू किया गया है वो बहुत बेरहम है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना संकट से निपटने का एकमात्र रास्ता लॉकडाउन है? और बड़ा सवाल ये भी कि क्या लॉकडाउन का फैसला लेते वक्त सरकार ने इसके आर्थिक असर को ध्यान में नहीं रखा? अगले आधे घंटे तक हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी भी शामिल होंगे, कांग्रेस नेता शिव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जुड़ेंगे राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदील, और यासिर जिलानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत यासिर जिलानी से करते हैं। यासिर साहब, आपने देखा राजीव बजाज जो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं और बजाज ऑटो के एमडी हैं, उन्होंने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से लागू किया गया है लॉकडाउन, इसने उद्योगों की जो थोड़ी बहुत भी गुंजाइश थी वो पूरी तरह ख़त्म कर दी है और दुनिया में कहीं भी इस तरह से बेरहम तरीके से ड्रैकोनियन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। आपका क्या कहना है? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, राजीव बजाज जी पहले भी बोलने के लिए जाने जाते हैं और इस वक्त जो विपदा है, जो महामारी है, वो कोई भारत में अकेले की तो है नहीं, पूरे दुनिया में है। कोविड-19 की महामारी, कोविड-19 की महामारी की वजह से जो महाशक्ति देश है दुनिया के, वहाँ के क्या हालात हैं, ये हमने और आपने, आप जैसे बड़े पत्रकार बहुत रिसर्च के साथ सारी चीज़ों पे अपनी नज़र गड़ाए रखते हैं और बनाए रखते हैं, आपने देखा है। और जिस तरीके से भारत में एक आबादी के लिहाज से अगर लॉकडाउन नहीं किया गया होता और आज जिस 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 कारण है, जो हमारी सरकार के काम करने का तरीका, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जिस तरीके से मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर हर्षवर्धन जी की अगुवाई में मॉनिटरिंग करना और तमाम राज्यों के साथ समन्वय बना के काम करना, और जो नंबर ऑफ संक्रमण है इस वक्त, वो आप देखिए कि उन देशों के मुकाबले बेहद कम है। तो यासिर साहब, मैं आपको टोकूंगा थोड़ा सा विषय पर हम बात कर लें। ये बिल्कुल ठीक आप जो कह रहे हैं और सरकार बहुत जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन दुनिया में जिन देशों की आप चर्चा कर रहे हैं वहां पे इस तरह ब्लैंकेट लॉकडाउन नहीं हुआ है। वहां आर्थिक गतिविधियां भी चल रही हैं और इस पर राजीव बजाज ने कुछ खास बातें कही जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। शिव भाटिया से एक कांग्रेस प्रवक्ता है, उनसे भी आपके जवाब पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शिव भाटिया जी, राजीव बजाज की जो पूरी चिंता है, 2300 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान इंडस्ट्री को हो रहा है, ऑटो इंडस्ट्री को, क्या अब देश कोरोना से डरकर भूख से मरने की ओर बढ़ रहा है? सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि आप प्लानिंग करते हैं, कोई बात नहीं है, आपने स्टेप उठाए, बहुत अच्छी बात है। आप एक स्टेप आगे गए, किसी तरीके से हम इस महामारी से अपने आप को निजात पा सकें, आपने कोशिश करनी शुरू की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोशिश करने से पहले बहुत बड़ी चीज होती है प्लानिंग। उस प्लानिंग के तहत आपने उसके अंदर प्लानिंग नहीं की, आपने उठाया और उसको लॉकडाउन में डाल दिया। आप ये भूल गए कि आपके देश के अंदर 39 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की लेबर है। आपके देश के अंदर 8 करोड़ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोग काम करते हैं। उनका हम क्या करेंगे? आपने लॉकडाउन करने से पहले, क्या 7 दिन पहले से या 10 दिन पहले से या 5 दिन पहले से, 13 तारीख तो आप तो ये कह रहे थे कि यहाँ पर महामारी का कोई इतना बड़ा इफेक्ट ही नहीं है, आपके हेल्थ मिनिस्टर, और उसके बाद आप इमीडिएटली उठते हैं और 22 तारीख को आप करते हैं कि अब जनता कर्फ्यू लगा दिया और उसके बाद लॉकडाउन कर दिया। आपने क्या प्लानिंग की? आपने क्या उन लोगों के बारे में सोचा जो लोग सड़कों के ऊपर उतर आए? भूख एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी त्रासदी होती है। वो लोग कहने लगे कि हम कोरोना से तो बाद में मरेंगे, हम तो भूख से ही मर जाएंगे। क्या सरकार का दायित्व नहीं था उन लोगों के बारे में पहले सोचने का कि भाई अगर हम कल लॉकडाउन कर देंगे, इन लोगों को अगर घर जाना है तो घर कैसे पहुंचाएंगे, इन लोगों को अगर इंडस्ट्री के अंदर ही हमें रखना है तो हम कैसे रखेंगे? क्या उन्होंने इंडस्ट्री से बात करी? क्या उन्होंने कोई पार्ट से बात करी?
किसी से कोई एक्सरसाइज नहीं करी। ये सरकारें गिराने का काम कर रहे थे। आज बहुत बड़ी विपदा की बात करता हूं मैं, एक प्रदेश का राज्यपाल टीवी पे लाइव आकर आधा घंटा अपनी सरकार को कोसता है और ये बताता है कि वो सरकार काम नहीं कर रही है। ठीक है, हमें लगता है शिव भाटिया जी, हम लोगों को विषय पर थोड़ा सा रहना चाहिए। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदीब साहब, आपने सुना होगा राजीव बजाज का जो बयान है, और वो पूरी इंडस्ट्री की चिंता जाहिर कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में तो मतलब एक बहुत ही ड्रैकोनियन तरीका सरकार ने अख्तियार किया और इस संकट को बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि 20 साल से और 60 साल के बीच के लोग, तमाम मेडिकल रिसर्च बताती है कि वो उतने संकट में नहीं है कोरोना से, और यही वो वर्क फोर्स है जो कि उद्योगों में काम करती है। एक तरीका हो सकता था कि उनको काम करने दिया जाता, ताकि हमारा जो औद्योगिक कार्य व्यापार है वो भी चलता रहता, क्योंकि आर्थिक स्थिति अब इस समय, इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ रेट की अब बात होने लगी है। क्या कहेंगे आप, क्या उद्योग की ये चिंता सरकार की चिंता नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि बजाज साहब ने बात की है बिल्कुल सही। क्या होने जा रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन पहुंच गई है को दूसरे मुल्कों से नए, पॉपुलेशन 30 करोड़ है, तो हमारे यहाँ 3 रोज कमाते हैं या भीख मांग के खाते हैं। आप वो फार्मूला हिंदुस्तान में नहीं लगा सकते। आपने जब ये फैसले किए थे तो आपको ये सारी चीजें सोचनी चाहिए थी, सारी स्टेट से मशवरा करना चाहिए था, इकोनॉमिक एक्सपर्ट से, इंडस्ट्री से, लोगों से बात करनी चाहिए थी कि इस मुल्क में 30-35 करोड़ लोग रोज कमा के रोज खाते हैं। ये जो बजाज साहब ने बात कही, वही खौफ मुझको भी है और हर समझदार आदमी को भी है कि हम इस क्राइसिस के बाद कहां खड़े होंगे। अभी जो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, जब ये इकोनॉमी बिल्कुल श्रिंक कर गई है, वो बच्चे जो लाखों तनख्वाह पा रहे हैं वो सड़कों पे आएंगे। हमको बगैर प्लानिंग के, सवाल ये है कि जिस वक्त ये सबको मालूम था कि ये कोरोना बाहर से आ रहा है, हमने एयरपोर्ट पर कोई चेकिंग नहीं करी, हमने किसी तरह की कोई बंदिश नहीं की, हम पार्लियामेंट भी चलाते रहे, नई सरकारें भी बनाते रहे, और अब हम कह रहे हैं कि हमने लॉकडाउन कर दिया। ठीक है, आपकी बात, सड़कों पे घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन भी हैं, उनसे हम राय ले लेते हैं। प्रशांत, अभी तक हम जगह जगह देख रहे हैं कि पुलिस और मजदूरों में खास तौर पर राशन को लेकर झगड़े हो रहे हैं, और बहुत लोगों का ये कहना है या आशंका जता रहे हैं कि कहीं इस देश में भोजन के लिए दंगे ना शुरू हो जाएं। और वैसे में एक उद्योगपति एक बड़ी चिंता जाहिर करते हुए सीधे कह रहा है कि सरकार ने इस संकट को बढ़ा दिया है। तो क्या जो उद्योग जगत है वो भी अपना धैर्य अब खो रहा है? प्रशांत, देखिए, दंगे खाने पीने को लेकर होते हैं या नहीं होते, ये तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तो समझ में ये आ रही कि कोरोना से लोग कितना मरते हैं, उससे ज़्यादा लोग तो भूख से और बेरोजगारी से मरेंगे। और जैसे पहले हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से, और अभी भी मुझे लगता है कि सरकार की जो प्राथमिकता है, आप देखिए जर्मनी कैसे लड़ रहा है, आप देखिए दूसरे कंट्रीज, इंग्लैंड कैसे लड़ रहा है, दूसरे कंट्रीज, साउथ कोरिया ने कैसे इस लड़ाई को लड़ा और जीता है, किस तरह से चाइना ने किया है। ये तमाम एग्जाम्पल आपके पास हैं। लेकिन मुझे और पूरे दुनिया में आप देख लीजिए कि कोई भी देश अपनी जो लड़ाई लड़ रहा है तो उसमें वो नफरत, सांप्रदायिकता और दुनिया भर की चीज़ें नहीं वहाँ पे आ रही, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आ रही है। हमारी प्रायोरिटी सरकार की, अभी 2 दिन पहले तक जो डेली सरकार की ब्रीफिंग होती थी, उसको भी सांप्रदायिक तरीके से वो करते थे कि तबलीगी जमात को। तो जब अरब वर्ल्ड में थोड़ा हंगामा मचा और वहाँ से रिएक्शन आया बड़ा, तब जाके ये चुप हुए। 2 दिन पर परसों तक जो सरकार की ब्रीफिंग थी वो सांप्रदायिक थी, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे देश में 24,000 लोग रोज मरते हैं।
अलग अलग बीमारियों से। मेरी चिंता ये है कि वो जो टीबी से मर रहा है, जो मलेरिया से जो प्रभावित है, जो और दूसरी बीमारियों से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से प्रभावित व्यक्ति है, उनके इलाज तो और अब मुश्किल हो गए हैं क्योंकि उनको अस्पतालों का और स्वास्थ्य सेवाओं का एक्सेस नहीं है। एक बात। दूसरी, जिस तरीके का लॉकडाउन किया गया है पुलिस के जरिए, मैं इसको महसूस कर रहा हूं, आप लोग भी अभी इन्वेस्टिगेट कीजिए, मनोवैज्ञानिक इसका अध्ययन करें। खासकर मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं कि मिडिल क्लास का हौसला बहुत कमजोर हो गया है, मतलब वो हिम्मत हार गया। इस वक्त लड़ाई कोरोना से लड़नी है तो आपको हिम्मत मजबूत रखनी है। बिल्कुल। मुझे ऐसा, तमाम सारे व्हाट्सएप ग्रुप देखता रहता हूं और उसमें जिस तरीके की बातें हो रही हैं, वो बातें जो है वो हौसला टूट रहा है। वो हौसला क्यों टूट रहा है? क्योंकि पुलिस के जरिए आपने लॉकडाउन क्यों किया है। दुनिया भर के जो महामारी के विशेषज्ञ हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी ही रास्ता है, क्योंकि वैक्सीन 1.5 साल 2 साल दूर है। तो हर्ड इम्यूनिटी, जैसे कि आपने अभी कहा कि यंगस्टर्स को खतरा कम है, दुनिया के दूसरे देश भी यंगस्टर्स को प्रशांत कर रहे हैं बाहर। जवाब ले लेते हैं इस पर, समय भी थोड़ा कम है। यासिर जिलानी साहब, आपने सुना सारे लोग क्या कह रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने बड़े कदम उठाए और इस समय वो राजनीतिक बहस ना हो, वही बेहतर है। लेकिन जो असली चीज है कि इस देश में आर्थिक गतिविधियां अगर ठप हो गई तो फिर कोरोना तो 14 दिन देता है, पर किसी भूखे बच्चे के लिए तो 4 दिन बहुत हो जाते हैं, मुश्किल हो जाता है। कई जगह आत्महत्याओं की खबरें हम सुन रहे हैं, राशन को लेकर संकट सुन रहे हैं। तो ये जो मसला है कि सरकार ने बगैर सोचे समझे 3 घंटे 4 घंटे का वक्त देके लॉकडाउन कर दिया एकदम, उससे क्या सचमुच अब जो आ रही हैं तमाम आलोचनाएं, ये ठहर के सोचने का वक्त नहीं है सरकार के लिए? यासिर साहब, देखिए, दो नजरिया होता है सोचने का और समझने का और अपनी बात को रखने का। एक, आपने सवाल उठाना है, क्या आप बताइए कि जिन मुल्कों की बात अभी हमारे जर्नलिस्ट मित्र ने कही कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उनकी जनसंख्या आप देखिए, कहीं भी 10 करोड़ से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि किसी भी यूरोपियन कंट्री की होगी। और क्या हालात है वहां पे, किस तरीके से वहां लोग परेशान हैं। अगर इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने कड़ी कार्रवाई करी, तो दूसरी तरफ सरकार ने गरीबों तक, जो भारत के बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो आंकड़े हैं, उन तक भोजन मुहैया कराने की बात सरकार ने करी है। किसने करी आप बताइए? किसके खाते में पैसा पहुंचा? किसानों के लिए कौन सोच रहा है? यासिर साहब, उद्योगों का चक्का जाम हुआ है। सवाल ये है, आप बार बार विषय को प्लीज मत भटकाएं। उद्योगों का चक्का जाम हुआ, भोजन दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं कर रहा। जो उद्योगों का चक्का जाम हुआ है, उसका जो असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ना है, पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर थी। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया है वो बहुत ड्रैकोनियन है, खासतौर पर उद्योग जगत के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब, उनसे एक बार फिर बात करते हैं। अदीब साहब, हमारी अर्थव्यवस्था पहले से कमज़ोर थी, ये बात सब लोग मान रहे थे, और वैसे में कोरोना का हमला होता है और अब जो मध्य वर्ग, ख़ास तौर पर जिसने पिछले 22 मार्च को ताली थाली बजाई और फिर वो बहुत आगे बढ़ के जिसने सरकार का साथ दिया, अब उसे लग रहा है कि उसकी तो तनख्वाह भी नहीं मिल रही है और उसकी नौकरियों पर एक तलवार लटकी हुई है। ऐसे में वो क्या करे? ये जो चिंता है, जो राजीव बजाज भी कह रहे हैं कि हम बहुत दिनों तक शायद नौकरियां संभाल नहीं पाएंगे, और सैलरी कट तो बजाज इंडस्ट्री में भी उन्होंने मान लिया है कि उसके बारे में हम सोच रहे हैं। क्या आने वाले दिन हम एक बहुत ही हताशा के देख रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे मित्र प्रशांत टंडन बता रहे थे? कि आपने ठीक कहा, जो बजाज जी ने कहा वो चिंता तो है ही। हमारे पैनलिस्ट ने एक बात करी मिडिल ईस्ट की, वो भी एक चिंता मेरे जहन में है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये जो प्रिंसेस जिन्होंने ये बयान दिया है, इनके चचा मेरे पार्टी यूएई में, और जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई उन्होंने अपना सारा बिजनेस बंद कर और रात को मुझसे कहा कि मेरी बहन मर गई है, इसलिए मैं 3 दिन दफ्तर नहीं जाऊंगा। ये हमारी हैसियत थी
मिडिल ईस्ट में, आज उनकी भतीजी ये कह रही है कि तुम अपने अपने मुल्कों में चले जाओ। आप मुझे बताइए, अगर इस तरह की नालायकी होती रही, हमारे ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ने वाला है। हम ये सोच नहीं रहे हैं। ये जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों का ट्रांसफर होता है। उस शेख की बच्ची जो ये कहती थी कि इंदिरा जी की डेथ हुई, मैं 3 दिन काम नहीं करूंगा, उसकी भतीजी आज ये कह रही है। कितने अफसोस की बात है। हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये हिंदुस्तान की हुकूमत आगे की प्लानिंग क्या कर रही है। ये गरीबों को किस तरह से अब ये जो बच्चे इस वक्त कमा रहे थे वो भी अब गरीबी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। ये बात आप जो कह रहे हैं इस पर वाकई चिंता होनी चाहिए कि नए जो अवसर हैं रोजगार के वो तो नहीं बन रहे हैं। जो अवसर थे वहां पर भी अपनी संकीर्ण राजनीति के कारण कहीं हम नुकसान तो नहीं उठाने जा रहे हैं। शिव भाटिया जी, ये ठीक है आप विपक्ष में हैं, लेकिन हर देश में विपक्ष एक छाया सरकार भी चला सकता है, एक इस तरह का वो प्रयास कर सकता है। दुनिया के तमाम लोकतंत्र में हम इस तरह की स्थितियों को देखते हैं। आप अगर सरकार में होते तो आप क्या करते? मतलब कांग्रेस के पास क्या योजना थी या है, वो ऐसी स्थिति का मुकाबला कैसे करती, जबकि कोरोना भी है और दूसरी तरफ ये संकट भी कि लोग भूखे न मरें, उद्योगों का चक्का जाम ना हो? इस बात को हम इफ और बट में नहीं ले सकते। आज वो होते तो क्या करते, वो होते तो क्या नहीं करते। आज जो सरकार है उस सरकार की का दायित्व बनता है कि उसको हर उस लास्ट व्यक्ति के बारे में सोचना कि आज इतनी बड़ी विपदा के अंदर हम जा रहे हैं, हमारी प्लानिंग क्या है, हम कौन सी चीज को सबसे पहले हमारे को टच करना है। क्या उन्होंने सोचने की गुजारिश की कि उद्योग अगर बंद कर देंगे तो उसके अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम करता है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर काम करता है, वो 47 करोड़ की जनता है। उस 47 करोड़ की जनता को हम किस रूप में रोटी देंगे? अरे मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, कोरोना से तो भूख में लड़ेंगे, वो तो भूख से ही मर जाएंगे। आपने देखा नहीं, 2-2 साल के बच्चे अपने गोद में लेके वो 1000 किलोमीटर तक अपने घरों पर चलने को तैयार हो गए, जबकि उनको घर के अंदर भी खाना नहीं है। लेकिन वो कहते हैं अगर मरना ही है तो अपने घर में जाके मरेंगे। क्या सरकार की प्लानिंग थी? क्या सरकार ने उससे पहले, इस लॉकडाउन से पहले, इसके ऊपर प्लान करके, क्या एक कोई कमेटी फॉर्म करके, क्या ये चीजें लोगों को बताई कि हम, आप घबराइए नहीं, हम आपको ये चीजें दे रहे हैं और आपको आगे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, अभी तक आप पीपीए किट, टेस्टिंग किट, जिसको रैपिड टेस्ट का नाम दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस 5.4% आ रही है, आप उसको नहीं मंगा पा रहे हैं। अब छोड़िए, 2 महीने से सारे विश्व में ये बीमारी फैली हुई है, 2 महीने में आप किट नहीं मैनेज कर पाए। आप 47 करोड़ की जनता की बात करते हैं। चलिए थोड़ा विषय पर लौटते हैं। ये बिल्कुल, ये तो बातें हम रोज करते हैं। आज हमारी कोशिश है कि हम उद्योग जगत की चिंताओं पर थोड़ा सा शिव भाटिया जी ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। प्रशांत, ये जो पूरी बात है कि अब तक सरकार ने कदम नहीं उठाए और जो उठाए वो बड़े ड्रैकोनियन थे, तो ये सरकार जिसे माना जाता है कि वो बहुत कॉरपोरेट फ्रेंडली है, तमाम जो उद्योग जगत है उसकी बात को मानती है, लेकिन यहाँ पर जबकि राजीव बजाज बार बार ये कह रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री को आप जीएसटी से थोड़ी छूट दीजिए और तमाम इस तरह की छूट दीजिए कि लोग काम कर सकें, खास तौर पर जो नौजवान हैं जिनको उतना बड़ा खतरा नहीं है, तो आखिर सरकार की समस्या क्या है? क्यों वो ये काम नहीं कर सकती, जबकि ये साफ दिखता है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में थोड़ी जान आएगी? देखिए, एक तो फिस्कल स्पेस ने, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि अर्थव्यवस्था हमारी पहले से ही गिरावट में थी। दूसरी चीज, ये गलत परसेप्शन है कि ये उद्योग फ्रेंडली है। ये उद्योग फ्रेंडली नहीं है, ये अपने कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के फ्रेंडली हैं। और आप देखिए कि मैं शुरू से कह रहा हूं इस बात को कि इनकी प्राथमिकता बीमारी से लड़ने की नहीं, इनकी प्राथमिकता इस संकट से फायदा उठाने की है। कि जिस तरीके से एक पीएम केयर फंड आ गया, जबकि ऑलरेडी 3000 करोड़ से ऊपर पीएम रिलीफ फंड में पैसा था, उसको इस्तेमाल कर सकते थे। वो ट्रांसपेरेंट तरीका है पैसा खर्च करने का, उसको नहीं किया। और उद्योग जगत की स्थिति ये है कि मुझसे ही कुछ जो एसएमईज के उद्योगपति हैं, जो वो कह रहे थे कि भाई वाइस प्रेसिडेंट तो हम 4 ले आएंगे, लेकिन हम लेबर कहाँ से लाएंगे? जो माइग्रेंट लेबर है लाखों करोड़ों की संख्या में, अभी भी फंसा हुआ है, अपने घर नहीं पहुंच पाया है। रोज खबरें आ रही, जबकि मीडिया की भी लॉकडाउन में लिमिटेशन है, तो अब सारी खबरें आप तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं। वो इतनी बुरी हालत है
कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमको एक बहुत ही विस्फोटक परिदृश्य हमारे सामने होगा। तो और ये गंभीरता शुरू से नहीं है और आज भी नहीं। अभी भी देखिए कि आप 130 करोड़ के देश में कुल आपने 4.5 लाख टेस्ट किए हैं, जबकि दूसरा लॉकडाउन खत्म होने वाला है। तो लॉकडाउन आप 6 महीने का कर लीजिए। आप जब टेस्टिंग नहीं करेंगे, हॉट स्पॉट्स को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनको क्वारंटाइन नहीं करेंगे, तो आप पूरे मुल्क को जो है लॉकडाउन में रखेंगे। तो आप साल भर लॉकडाउन में रखिए, अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ कितनी बीमारी कहाँ तक फैल रही है और किनको रोकना है, किनको बचाना है और किनको जो है वो क्वारंटाइन करना है। तो लॉकडाउन से लोग तो घरों के अंदर रह सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस को इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो बढ़ता जाएगा, जैसा प्रशांत कह रहे हैं। अगर जांच नहीं हुई तो फिर स्थिति गंभीर होगी और जांच के बिना हम ये जान भी नहीं सकते कि हम दरअसल कहाँ हैं। और अचानक जांच बढ़ी तो आपने देखा कि किस तरीके से इस मसले में यानी कोरोना से जो लोग शिकार हैं उनकी तादाद भी बढ़ती चलेगी। मोहम्मद अदीब साहब, आपने लंबा राजनीतिक परिदृश्य देखा है, आप इतिहास के साक्षी हैं। आपके पास कुछ सलाह है सरकार को देने के लिए कि इस समय इस स्थिति में सरकार कैसे, खास तौर पर कि कोरोना से भी बचाव हो और हमारी अर्थव्यवस्था भी थोड़ा बेहतर हो, अगर आप कुछ सुझाव दे सकें तो? मेरा सुझाव सरकार को सिर्फ एक है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि अब ये इलेक्शन छोड़ दें, इस मुल्क को बचाने की बात करें। एक नई दुनिया बनने जा रही है। हमेशा वर्ल्ड वार के बाद एक नई दुनिया बनी, पूरे दुनिया में हुआ है। एक नई दुनिया बसने जा रही है। इसमें हिंदुस्तान को एक अहम रोल अदा करना है और अहम रोल अगर अदा करना है तो अब तासुब और नफरतें खत्म करके सर जोड़ के बैठ जाओ। अब नई दुनिया बनेगी, उसमें हिस्सेदार बन जाओ। ये खुदा के वास्ते जमात और जमीयत और फलाने और धमाके, इसके ऊपर इलेक्शन मत लड़ो। ये मुल्क बचा लो किसी सूरत। मैं यही कहता हूं इन लोगों से। अभी भी इलेक्शन सवार है, अभी भी सिर्फ इलेक्शन जीतना है। मुल्क कब बचाओगे? एक नई दुनिया बनने जा रही है, बिल्कुल जिस तरह से वर्ल्ड वार के बाद बनी थी और दुनिया का दस्तूर है। ठीक है, पहले जब भी ऐसे इनकलाब आए, बिल्कुल एक ऐसा संकट है जिसको शायद इतिहास में पूर्व कोरोना काल और उत्तर कोरोना काल हम कहेंगे। 30 सेकंड में एक टिप्पणी और शिव भाटिया जी से लेंगे। शिव भाटिया जी, अभी आपके पास कोई सुझाव है? आप 30 सेकंड में हमें इसका जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं कि ये सरकार इंडस्ट्रीज के साथ बैठे और उनसे बात करे कि किस तरीके से हम उस अखिले व्यक्ति तक अपना खाना और अपना रोजगार पहुंचा सकते हैं और उनको सहूलियत दे सकते हैं। किस तरीके से हमें अपनी चेंजेस करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, क्योंकि हम प्लानिंग से बहुत दूर हैं। आप अभी देख लीजिए, आपके बीजेपी के प्रवक्ता भी आधे घंटे में सवालों के जवाब देने से ही भाग गए। इनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, इनके पास कुछ जवाब ही नहीं है। ये सिर्फ घंटियों का काम कर सकते हैं और आरती का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिरी 30 सेकंड प्रशांत, आपकी ओर से आखिरी कमेंट क्या होगा? मेरा सिर्फ एक कहना है कि देखिए, उद्योग भी तभी बचेगा जब, और इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था तभी बचेगी जब खरीदार होगा बाजार में। आपके पास पूरा डेटा है, आप लोगों को पैसा भेजिए, वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। 500 रुपए देने के बाद दूरदर्शन में कुछ लोगों के बयान, मिडिल क्लास लोगों के आ गए कि 500 रुपए मिला उनको, पीछे उनके तमाम उनका घर दिख रहा। लेकिन आप दुनिया के दूसरे देश देखिए कि उन्होंने क्या किया। 1500-1700 डॉलर पर व्यक्ति पहुंच रहा है वहां। तो वो जब तक आप डिमांड साइड को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, इंडस्ट्री चला भी देंगे तो इंडस्ट्री खरीदेगा कौन? मैं बजाज साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अभी डिमांड बहुत बची हुई है। डिमांड कहां से बचेगी? डिमांड तो पहले ही जा चुकी थी। बिल्कुल एक बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं प्रशांत कि एक तरफ डिमांड नहीं है, दूसरी तरफ उत्पादन भी नहीं हो रहा है। और अगर यही हाल रहा तो फिर हमें याद करना पड़ेगा 1929 की महामंदी को, जिसने दुनिया की सूरत बदल दी थी। और इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। हकीकत यह है कि इसके पूर्व आए संकटों में भारत के नेतृत्व ने दुनिया में एक नई धज स्थापित की थी, नया एक स्वरूप दिया था और उसकी आवाज़ सुनी जाती थी। क्या आज भी हम ये कह सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। राजनीति में चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए
स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। राजनीति में आज बस इतना ही। नमस्कार।